हाँ तो भाई सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई है। तो जो भी साथी हैं जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा जो भी यूनिट है उन सबको एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करने की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो जो भी साथी नए हैं पुराने हैं और जुड़ जाओ भाई, अच्छे से इस पर तैयारी करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 4-5 महीने हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो और कमर कस लो कि भाई हमको 26 अप्रैल की जो एग्ज़ाम होगी उसे क्वालिफाई करना है। तो जल्दी से, जैसा कि आप जानते हैं हमने सबसे पहले कुछ वीडियो हम बना के डाल चुके हैं यूनिट 2 के, और ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियों का एक टॉपिक के कुछ एमसीक्यू हल किए थे। आज बाकी शेष एमसीक्यू हल करने वाले हैं, तो ये पार्ट 2 होगा। और जो भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ भाई। तो सबसे पहले पिछली बार की तरह हम सबसे पहले एक बार सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हम हमारे एमसीक्यू को लगाएंगे। तो आप सबसे पहले इत्मीनान से सिलेबस देखो, और जो भी साथी अच्छे से सिलेबस को रट लेना, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये आप लिख के रख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो, फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जल्दी से सबसे पहले सिलेबस देख लो। तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिख रखा है मैंने यूनिट, एक सेकेंड, यूनिट 2, जैसा कि यहाँ लिख रखा भैया, ये यूनिट 2 दे रखा है यहाँ पर, है ना। यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये यूनिट 2 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। इसमें हमने सबसे पहले भाई ये देखो, यहाँ पर हमने जो वीडियो कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं देख लो एक बार। ये वाला मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियाँ और उनकी बोलियाँ, इनके हमने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी। जो भी साथी हैं इस पर जुड़ जाओ और उन प्लेलिस्ट में से पहले भी इन वीडियो को देख लो। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख, ये वाला कौन सा, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इनके भी प्रश्न, इनके भी वीडियो बना दी है। तो जो भी साथी हैं इससे जुड़ जाओ और उनको देखो। और मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, ये है ना, ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं भाई। इनके एमसीक्यू हमने लगा लिए हैं। अब हम, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसका हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एमपीपीएससी में ही मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, इनका एक पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ। उसमें कुछ प्रश्नों को हल किया था, डिटेल प्रश्न है और डिटेल एमसीक्यू है, सारे हमने विस्तार से देखे थे। आज इसका पार्ट 2 है, तो आगे देख लो भाई क्या क्या आगे एमसीक्यू है, सारे ही महत्वपूर्ण है। तो देखो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न है, कालिदास को किस काल का महानतम कवि माना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल, बी गुप्त काल, सी संगम काल और डी मुगल काल। आंसर करो भाई। हो सकता है कि आपको लगेगी ये पहले भी हमने हल किए, लेकिन इसमें जो संभावित बन रहे थे कि जो और इनसे संभावना है कि इनको किस तरीके से पूछा जा सकता है, उन सभी का समावेश मैंने इसमें किया है। और चिंता मत करो, सब डिटेल है, अच्छे से है, व्यवस्थित काम है। तो आप देखो इनको अच्छे से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल। तो कालिदास जी का जो काल महानतम कवि कब के किस काल के हैं, तो ये गुप्त काल से माने जाते हैं। इनको डिटेल में मैंने पहले पार्ट में बता दिया है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। अगला प्रश्न है, शकुंतला किस ग्रंथ का हिस्सा है? ऑप्शन ए है महाभारत, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम और डी रघुवंशम। सरल प्रश्न है, इसको भी हमने हल किया था, ज़्यादा समय नहीं देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनकी प्रमुख किनकी, कालिदास जी की प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भर्तृहरि की नीति शतक मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है राजनीति, बी नीति व जीवन शिक्षाएं, सी अलंकार और डी व्याकरण। करो है आंसर, है ना। ये कुछ गहरे हैं कि यहाँ से प्रश्न में क्या अंदर डीप में पूछा जा सकता है, वे सारे इसमें लिए भाई। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति और जीवन की शिक्षाएं। अब इस नीति शतक में क्या दिया है, भर्तृहरि जी ने नीति और जीवन की शिक्षाओं का समावेश इसमें किया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। आगे प्रश्न पे चलते हैं। भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए है कृष्ण लीला, बी राम सीता का पुनर्मिलन, सी महाभारत युद्ध और डी बुद्ध का जीवन। जो भी साथी इसमें है, पहला पार्ट अगर देखा हो तो मैंने इनको डिटेल में करा है, लेकिन इनसे जो मल्टीपल प्रश्न बन रहे थे वे भी मैंने इसमें ले लिए हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राम सीता का पुनर्मिलन, है ना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है हरिवंश,
बी हर्षचरित, सी नाट्यशास्त्र और डी मानसोल्लास। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हर्षचरित। सभी को पता होगा कि हर्षचरित बाणभट्ट की प्रमुख रचना है और एक कादंबरी जो मैंने आपको पहले बताया था, कादंबरी जिसकी कथा में कथा जटिल इसकी रचना है, तो जिसकी कथा में भी कथा चले ऐसी प्रथा उसमें देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आनंदमठ किस साहित्यकार ने लिखा? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सूरदास और डी पद्माकर। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इन्होंने कब लिखा था इसको भैया? तो 1882 में इसको लिखा था। और आप सभी को पता होगा कि इसी से वंदे मातरम, वंदे मातरम जो क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत है, ये किससे? आनंदमठ से ही लिया गया। 1882 सन सभी को ध्यान रखना भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। और साहित्यकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए है बारदोली सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी दांडी मार्च और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न अपन हल करने वाले हैं, तो सभी आंसर करेंगे आराम से भाई, इत्मीनान से, है ना। और जो भी साथी हैं भाई, देखो एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ तो जो भी सरल प्रश्न है आपको लगेगा कि मैं बना लूंगा, लेकिन वहां पर कई बार ऐसा होता है कि हम जो कर पाते हैं सरल प्रश्न उसको सबसे पहले गलत करते हैं। अगर आप उनको प्रश्न को हल करना सीख गए तो जल्दी से आप क्या होगा कि आपके स्कोर अपने आप बढ़ जाएंगे, है ना। तो जो बन रहे हैं उनको आपको गलत नहीं करना है। चलिए इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर इसका आंसर बी यानी असहयोग आंदोलन। तो माखनलाल चतुर्वेदी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। अब इस एक एक से इन पे बात कर लो। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था भैया? तो ये 1928 का है। कहाँ पर? बारदोली, गुजरात में ये आंदोलन चालू किया था। और ये किया था कि इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देख लो इनको भी, वल्लभ भाई पटेल, है ना। एक सेकेंड, क्योंकि ये वल्लभ भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन चालू हुआ था। इसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर जो है अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगान ज़्यादा लगाया जा रहा था। मतलब लगान में वृद्धि कितनी हो गई थी इनकी? तो 22 से 30% ये अधिकतम लगान लगा रहे थे। इसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया था। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है 1920 का है, 1920, है ना। और 1922 में इसको समाप्त कर दिया था। कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन चालू किया था हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने के लिए हमने इसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू हुआ था। लेकिन ये असहयोग आंदोलन अहिंसा वाला आंदोलन था जिसमें हिंसा नहीं की जाती थी। लेकिन 1922 आपको पता होगा कि चोरा चोरी कांड, है ना, चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब? 1922 का है। इसमें 23 या 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जला दिया गया था जिंदा। तो इस घटना से प्रभावित होकर, क्योंकि ये एक हिंसा वाली घटना थी और गांधी जी हमेशा अहिंसा के पथ पर चले हैं, तो इस कारण से क्या हुआ था कि गांधी जी ने इस कृत्य के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो भाई ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सभी महत्वपूर्ण है। दांडी मार्च आप सभी को पता है, ये 12 मार्च 1930 से ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था, है ना। ये नमक कर के विरोध में इसको चालू किया था, सभी को पता होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता है भाई, कब का? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी डिटेल चीजें हैं, अब इन सभी को ध्यान रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी महाश्वेता देवी। करो भैया। तो सभी को पता होगा इसका आंसर भाई सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इनका प्रमुख इनका जन्म की बात करूं तो कहाँ? इलाहाबाद। आगे प्रश्न भी मैंने दिया है लेकिन फिर भी एक बार देख लो, इलाहाबाद। और आधुनिक क्या है? प्रयागराज, सभी को पता है प्रयागराज, है ना। ये कुछ बातें हैं। बाकी इनका विवाह आप सभी को पता हो खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरला महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी भूषण, सी पद्माकर और डी घनानंद। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भूषण, है ना। तो
भूषण को भी हमने डिटेल में पहले पार्ट में हल किया था, तो अभी ज़्यादा समय हमारा ज़ाया नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर चलो। पद्माकर किस भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रज और डी उर्दू। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रज, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्माकर कहाँ से हैं? सागर, सभी को ध्यान रखना है, सागर से इनका निवास स्थान माना जाता है। अगले प्रश्न पर, वन फूल किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी भवभूति, सी कालिदास और डी भारत भूषण। करो भाई अधिकारियों, करो। देखो सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ाई करो ताकि सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमको पंचवर्षीय योजना बनानी हुई है कि 5 साल लगेंगे तैयारी करके सिलेक्शन लेने में, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को समय सीमा के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि समय इतना फास्ट जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 2-3 साल कैसे निकल गए तैयारी में। तो आज ही से सीरियस हो जाओ। जो भी नए साथी हैं, जो पुराने हैं, उनको तो पता ही है अनुभव, क्योंकि उनका पास्ट इतना बुरा अनुभव रहता है कि भाई हम 3-4 साल निकल गए, कैसे क्या करें। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो उसको ऐसे करो कि अंतिम तैयारी हो, है ना साथी। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास की रघुवंशम किस काव्य शैली में है? ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी गीति काव्य और डी दोहा शैली। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रबंध काव्य। अब कालिदास जी के रघुवंशम और सारी रचनाएं हमने पहले पार्ट में देख ली, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि का जन्म परंपरा के अनुसार कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए है उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी विदिशा और डी कन्नौज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उज्जैन, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भवभूति, सी बाणभट्ट, ऑप्शन ए है भवभूति, बी बाणभट्ट, सी कालिदास और डी दांडी। करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट। पहले ही मैंने बता दिया कि ये कथा में जटिल रचना है, कथा में कथा चलती है, ऐसी इसकी चीजें हैं। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस में अधिकतर लिखती थी? ऑप्शन ए है वीर रस, बी भक्ति रस, सी श्रृंगार रस और डी शास्त्रीय रस, है ना। इसको मैंने पहले भी अच्छे से बताया था और इसको भी अभी भी देख लेना ध्यान से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बी रस। इनकी सारी रचनाएं जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सारी ऐसी रचनाएं थी जिनमें आपको वीरता का गुण देखने को मिलेगा। तो जिनको भी साथी को याद ना हो, ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ तेज है, कुछ आक्रोश है, कुछ बदले की भावना, कुछ ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी इसमें देखने को मिले जिस रचना में, तो ऐसा सभी में तो नहीं होता, लेकिन 90% है कि ऐसी ही उनकी रचनाएं हैं। तो उसमें आंख मीच के आप टिक कर देना। जैसे इनकी रचना में आपको बता दूं, झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी एक प्रमुख रचना है। भाई वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, है ना, ये एक रचना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं बताऊं कि कौन सा पानी और धूप है ना, ये एक इनकी रचना है। वही एक सेकेंड, है ना, खिलौने वाला, कौन सा, खिलौने वाला एक प्रमुख रचना है। ये 4 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का काल माना जाता है? ऑप्शन ए है 5वीं शताब्दी, बी 7वीं से 8वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी और डी 12वीं शताब्दी। करो भैया आंसर। देखो गाड़ी लाना है, सरकारी गाड़ी जिसमें लिखा हो मध्य प्रदेश शासन, तो ईमानदारी से आज ही पढ़ लो, है ना। ऐसा कोताही मत करना कि यार आज कर रहे हैं, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। ऐसा समय आपका निकलता जाएगा ना कि पता नहीं लगेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 7वीं से 8वीं शताब्दी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पद्माकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी गोलवलकर और डी राम नरेश त्रिपाठी। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनका जन्म जो है आपको सभी को पता होगा, नर्मदापुरम, और पूर्व का क्या, होशंगाबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कालिदास की कृति कुमार संभवम किस देवता से संबंधित है। देखो प्रश्नों की आप भाषा समझो। पहले मैंने प्रश्न कुछ लिए थे कि कुमार संभवम किनकी रचना थी, लेकिन इसमें कुछ डिटेल आपको थोड़ी सी अंदर की बात ध्यान रखनी है कि कालिदास में कुमार संभवम किस देवता की से संबंधित है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैंने लिया है। तो इसका आंसर है सॉरी मैंने आपको ऑप्शन बताया नहीं पहले, आंसर भी सो गया। ऑप्शन ए है विष्णु, बी शिव पार्वती, सी ब्रह्मा और डी कार्तिकेय। तो इसका आंसर अभी मैंने बता ही दिया आपको भैया, शिव पार्वती है इसका आंसर, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूषण को किस पदवी से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन ए है कवि शिरोमणि, बी कविराज, सी लोक कवि और डी राष्ट्र कवि। करो भैया आंसर। चूंकि भावी अधिकारी मेरे सामने बैठे तो मैं तो क्या ही एक नॉर्मल सा ये मानो कि आपका साथी, आपका बंधु जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप सभी अधिकारी हो तो अच्छे से आंसर करो और ताकि आप जल्दी से सिलेक्शन ले लो और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। और पड़ोसी जो शर्मा जी वर्मा जी हैं उनको तो आप पता ही होगा कि भैया किस तरह से आपको टॉन्ट आपको मारते होंगे, है ना। तो आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कवि शिरोमणि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पद्माकर किस राजघराने के निकट रहे हैं। ऑप्शन ए है बुंदेला, बी सिंधिया, सी परमार और डी होलकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए यानी बुंदेला, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समय के पांव किस साहित्यकार की रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी भगवती। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी माखनलाल चतुर्वेदी। देखो भाई अब जल्दी जल्दी हम प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बीच में यहाँ वहाँ की बात करूँ। इससे अच्छा कि अपनी पढ़ाई पे बात करी जाए, ताकि अगर मैं 30-35 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें काम की बात हो, ये नहीं कि मैं यहाँ आलतू फालतू बात करूँ। इससे अच्छा कि हम जल्दी जल्दी से एमसीक्यू लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो जाए, लेकिन हमको पढ़ाई करनी भाई, है ना। यहाँ हंसी मजाक करने नहीं आए, करेंगे भी लेकिन थोड़ा समय के, अब जैसे एग्जाम की डेट आ गई है, लेकिन समय पर आपकी सारी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूरी भूरी खाक धूल की रचना किसकी है। ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी हरिशंकर परसाई, सी शरद जोशी और डी भूषण। करो ये आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है भरथरी के त्रिशतक में किसके शतक शामिल है, कितने शतक शामिल है ना। तो ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सभी को सरल प्रश्न है, आंसर पता ही होगा भाई, 3 शतक है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 शतक कौन से, एक बार देख लो भाई खटाखट से। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, है ना। ये 3 शतक इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तम रामचरित नायक किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए है भवभूति, बी कालिदास, सी पद्माकर और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कालिदास जी की, सभी को पता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छत्रसाल चरित्र किसकी कृति है। ऑप्शन ए है पद्माकर, बी भूषण, सी कालिदास और डी बाणभट्ट। सरल प्रश्न है, पहले ही इसको सोल्व कर चुके हैं, तो लगाओ जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भूषण, है ना। छत्रसाल चरित्र किनकी है, भूषण की प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भाई मातृभूमि कविता किसकी है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण, बी भवभूति, सी भरथरी और डी पद्माकर। करो। भविष्य के डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, जो भी साथी जिन जिन का भी जो सपना है वे बने, मेरी ऐसी कामना है ना। तो उसके लिए पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो आप डिसिप्लिन अपने जीवन में लाओगे ना, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी अधिकारी या किसी अधिकारी वर्ग की कोई जॉब करने के लायक हूँ। तो डिसिप्लिन लाओ, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओ और अपनी स्टडी में डिसिप्लिन लाओ। आप डिसिप्लिन से चलते रहेंगे ना तो देखो धीरे धीरे चीज़ें सुधारते जाओगे ना, आपको अपने आप नौकरी आपके पास आएगी, आप नौकरी के पास नहीं जाओगे।
इसलिए डिसिप्लिन से अपना काम करो, ईमानदारी से, तो नौकरी भी आपके लिए होगी। मेरे को इसके पास जाना है ना। चलिए आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मैथिली शरण। अब अगले प्रश्न पर चलो। जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सिम मंगल सुमन, बी हरिशंकर परसाई, सी शरद जोशी और डी अटल बिहारी वाजपेयी। करो भैया आंसर। जीप पर सवार इल्लियां फेमस रचना है भैया, और ये है प्रमुख रूप से किनकी? तो शरद जोशी जी की हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है? ये जीप पर सवार इल्लियां। अगले प्रश्न पर चलो। मेघदूत में यक्ष कहाँ का निवासी बताया गया है ना? तो ऑप्शन ए है उज्जैन, बी अलकापुरी, सी काशी और डी पाटलिपुत्र। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अलकापुरी, है ना। तो मेघदूत में जो यक्ष है उसका निवास स्थान जो बताया गया है अलकापुरी बताया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है प्रयाग, बी इलाहाबाद, सी तुगलकाबाद और डी नागपुर। इसको पहले पार्ट में बताया था, इस पार्ट में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो विवाह है वह कहाँ? खंडवा। खंडवा के जो राजा थे उस टाइम पे कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। किनसे? लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलो। भभूति की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत और डी अपभ्रंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृत। अगले प्रश्न पर चलो भाई। दिवंगत व्यक्ति की स्मृति में लिखी रचना कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रहसन, बी खंड काव्य, सी शोक गीत और डी काव्य नाट्य। करो बाबू आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शोक गीत, है ना। अगले प्रश्न पर चलो भाई। कालिदास का जन्म स्थान विवादित है। सभी को पता है कि जन्म स्थान को लेकर बहुत सारे यहाँ पर मिथ या त्रुटियां देखने को मिलती हैं, परंतु अधिकांश विद्वान किसको मानते हैं ये भी देखो। ऑप्शन ए है उज्जैन, बी पाटलिपुत्र और सी नेपाल और डी विदिशा। तो इसका आंसर सभी को पता है भाई कि उज्जैन माना जाता है, विवादित जरूर, लेकिन उज्जैन में इनका निवास स्थान या जन्म स्थान माना जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलो। भूषण मुख्यतः किस छंद का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए है दोहा, बी छप्पे, सी रोला और डी सवैया। भूषण जी जिन्होंने छत्रसाल दशक और बाकी सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सवैया। इनकी जो प्रमुख किस छंद का उपयोग करते थे? तो सवैया। अगले प्रश्न पर चलो। बिरुदावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पद्माकर, बी भूषण, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी घनानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पद्माकर। ये और गीत फरोश भी इनकी एक प्रमुख रचना है ना, ध्यान रखिए गीत फरोश। और कहाँ पर जन्म इनका? तो सागर, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलो भाई। साकेत किसने लिखा है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी भवभूति, सी मैथिली शरण गुप्त और डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की भाषा शैली है? ऑप्शन ए है सरल संस्कृत, बी आडंबरपूर्ण संस्कृत, सी प्राकृत मिश्रित और डी हिंदी ब्रज। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आडंबरपूर्ण संस्कृत। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी इसमें इन्होंने श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे लंबे और जटिल समास युक्त भाषा इसमें ली है। समास युक्त भाषा का उपयोग किया है ना। इस जैसी ये श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे लंबे और जटिल समास युक्त भाषा का इसमें उपयोग किया है, इसलिए इसे आडंबरपूर्ण संस्कृत भी कहा जाता है ना, क्योंकि इनकी जो रचनाएं जटिल रचनाएं मानी जाती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है प्रभा और कर्मवीर पत्रिका किस साहित्यकार ने निकाली है ना। अब अगले प्रश्न इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है मैत्रेयी पुष्पा,
बी प्रेमचंद, सी भभूति और डी माखनलाल चतुर्वेदी। करो भैया आंसर करो दोस्तों। तो इसका आंसर है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभा और कर्मवीर पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई है। अब अगला प्रश्न देखो, कालिदास काव्य में प्रकृति को क्या माना गया है? ऑप्शन ए है उपमा, बी पृष्ठभूमि, सी नायिका और डी प्रतिकूल तत्व। जितने भी संभावित प्रश्न थे एक एक करके सारे प्रश्नों पर अच्छे से बात कर रहे हैं हम, ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न ना छूटे। इसीलिए हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना हमको। जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे वे सारे, और जिनके मल्टीपल प्रश्न बन रहे हैं वे भी सारे इसमें समाहित कर दिए। तो निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आंसर टिक करो और जल्दी से सिलेक्शन लो, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा? सिलेक्शन। चाहे कैसे भी हमने तैयारी कहीं भी की हो, कितनी मेहनत लगी हो, लेकिन सिलेक्शन हो जाओगे तभी आप सफल माने जाओगे, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नायिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकृति को नायिका माना कालिदास जी ने। भर्तरी किस परंपरा से जुड़े माने जाते हैं? ऑप्शन ए है शैव, बी वैष्णव, सी बौद्ध और डी शाक्त। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए यानी शैव, है ना। भर्तरी के जो परंपरा किस परंपरा से जुड़े माने जाते हैं? शैव परंपरा ये मानते थे। अब अगले प्रश्न पर चलो, पद्माकर का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है पन्ना, बी दतिया, सी सागर और डी झांसी। सरल प्रश्न है, बार बार बता चुका हूँ सागर से, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और तुम उगोगे सूर्य बनकर कविता किसकी है? देखो प्रश्न की भाषा शैली समझो आप, कि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और तुम उगोगे सूर्य बनकर कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भभूति, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी पद्माकर। बताओ भाई आंसर करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। इन्होंने और तुम उगोगे सूर्य बनकर, कितना अच्छी एक रचना है ये, तो इससे प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको अलग से दिया है। अगले प्रश्न पर चलो, कालिदास की रचनाओं में सबसे अधिक किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए है रौद्र रस, बी श्रृंगार रस और सी वीर रस और डी करुण रस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी श्रृंगार रस। और वीर रस किसके में? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सभी को ध्यान रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भभूति के नायक सदैव कैसे दिखाए गए हैं? ऑप्शन ए है क्रूर, बी महान और गंभीर, सी विलासी और डी साधारण। बताओ भाई आंसर। हर टाइप से प्रश्न लिए हैं, है ना, तो सभी को कवर कर लो एक बार में, और एक ही बार तैयारी करके निकल जाओ। बार बार ऐसा नहीं कि मैं फिर से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना अपने को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महान और गंभीर। इनके जो प्रमुख नायक हैं उनको सदैव इन्होंने क्या? महान और गंभीर दिखाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भागवत शतक भर्तृहरि की किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए है भक्ति काव्य, बी ज्ञान काव्य और सी नीति काव्य, डी वीर काव्य। बताओ भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भक्ति काव्य। जो भागवत शतक है भर्तृहरि की, वे भक्ति काव्य की इनको बताया गया है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना, पुरस्कार से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी मैंने इसमें समाहित किए हैं। ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी, बी माधव पुरस्कार और सी पिट्सबर्ग सम्मान और डी है ज्ञानपीठ। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साहित्य अकादमी, है ना। साहित्य अकादमी से इनके जो प्रश्न पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का काल कौन सा है? ऑप्शन ए है पहली शताब्दी, बी चौथी शताब्दी, सी सातवीं शताब्दी और डी 12वीं शताब्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 7वीं शताब्दी, है ना। बाणभट्ट जो जिनका काल किस शताब्दी से माना जाता है? तो 7वीं शताब्दी से। अगले प्रश्न पर चलो भाई, भारत भारती किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी पद्माकर और डी भभूति। करो भाई लोग आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मैथिली शरण गुप्त।
अब इन सबको मैंने एक ये माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, पद्माकर हो गए, भभूति, इन सबको डिटेल में बता दिया तो ज़्यादा समय खराब करने का कोई मतलब नहीं भाई। अगले प्रश्न पर, भूषण की रचनाओं में मुख्यतः किस पात्र का गुणगान है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, बी छत्रसाल, सी शिवाजी और डी अकबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शिवाजी। भूषण की रचनाओं में शिवाजी प्रमुख रूप से बताए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल की कवियत्री थी? ऑप्शन ए है श्रुति काल, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल और डी रीतिकाल। सरल प्रश्न है भाई, इसका आंसर है आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल की प्रमुख सुभद्रा कुमारी चौहान कवियत्री थी। अगला प्रश्न है और लास्ट अंतिम प्रश्न है भाई, कालिदास किस शास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते हैं? ऑप्शन ए है राजनीति, बी ज्योतिष, सी काव्य शास्त्र और डी योग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी काव्य शास्त्र, है ना। तो कालिदास जी किसके काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते थे। अंत में भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और ये हमारे देखो पहले पार्ट में मैंने 50 प्रश्न हल कराए थे, सारी डिटेल है, तो कहीं से भी प्रश्न बनेगा। हमने एक एक साहित्यकार पर अच्छे से बात की है। और आज हमारा ये पार्ट 2 था, इसमें हमने 50 प्रश्न हल किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो और भी कुछ व्यक्ति हैं इंपॉर्टेंट जिनसे प्रश्न बन सकते थे साहित्यकारों में से ही, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अगला वीडियो समारोह का लेके आएंगे। मध्य प्रदेश के समारोह, एक ही वीडियो में सारे समारोह कंप्लीट करा दूंगा भाई। और इसमें जो भी प्रश्न शेष रह गए, मुझे ऐसा लगता है कुछ महत्वपूर्ण हैं, वे मैं उनमें उसी में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा भाई? और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए भाई। और अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ, क्योंकि आपके मैं कमेंट देखूंगा तो मुझे भी, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं मोटिवेट हूँगा कि मैं आगे और अच्छा वीडियो आपके लिए बना कर लाऊँ। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस हमारी यहाँ तक की आज की कहानी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ, मध्य प्रदेश का समारोह। तो अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो और जय हिंद, जय भारत।